नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर हाजिर हैं दिन भर की ताजा और अहम खबरें। बाजार हो चुके हैं बंद, कमोडिटी राउंड अप भी आप देख चुके हैं, लेकिन अब वक्त है आपको ताजा खबरों से अवगत कराएं, ताजा खबरें आप तक लेकर आए। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। To increase the policy repo rate by 40 basis points, 40 by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. अब सभी कर्ज होंगे महंगे। आरबीआई ने रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट तो सीआरआर %0.5 बढ़ाया। गवर्नर शक्तिकांत दास बोले महंगाई कंट्रोल के लिए जरूरी था फैसला। बढ़ी हुई ब्याज दरों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। निफ्टी में 2 महीने की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट। सेंसेक्स से 1307 तो निफ्टी 392 पॉइंट टूटा। आज खुलने के बाद अब तक 54% भरा एलआईसी का आईपीओ। पॉलिसी होल्डर्स का कोटा करीब 1.5 गुना। सब्सक्राइब 902 से 949 रुपए का है प्राइस बैंड। एंकर इन्वेस्टर से जुटाए 5,600 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी के यूरोप दौरे का आखिरी दिन। डेनमार्क में पुतिन और यूक्रेन आक्रमण पर हुई बात। अब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से भी होगी मुलाकात। 24 घंटों में 25% तक बढ़े कोरोना के नए मामले। सबसे ज्यादा राजधानी दिल्ली में कोरोना के नए वेरिएंट एक्सी ने दी भारत में दस्तक। ओमिक्रॉन से 10% ज्यादा संक्रामक। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को मुंबई सेशंस कोर्ट से मिली बेल, लेकिन कोर्ट ने मीडिया से केस से जुड़ी बात न करने के लिए कहा। लाउडस्पीकर पर महाराष्ट्र में लड़ाई। राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने अजान के वक्त पढ़ी हनुमान चालीसा। मुंबई पुलिस ने जारी किया नोटिस। जी हां, महंगाई है हाई और आज अचानक ही आरबीआई ने दे दी है दवाई। बिल्कुल, आरबीआई ने आज बाजार से लेकर कारोबार तक सबको चौंका दिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दोपहर 2 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि ब्याज दरें बढ़ाने का वक्त आ गया है। आरबीआई ने एक झटके में रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट यानी 0.4% की बढ़ोतरी कर दी और इसी के साथ रेपो रेट अब 4.4% पर पहुंच गया है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं, यानी अब बैंकों को आरबीआई से महंगा कर्ज मिलेगा और बदले में बैंक भी आपको महंगा लोन देंगे। यही नहीं, आरबीआई ने सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को भी ½ बढ़ा दिया, यानी अब बैंकों को आरबीआई के पास ज्यादा पैसे जमा कराने होंगे और उनके पास लोन बांटने के लिए पहले के मुकाबले कम पैसे होंगे। यानी ये दूसरा कारण कि आपका लोन महंगा हो सकता है। The Monetary Policy Committee voted unanimously to increase the policy repo rate by 40 basis points, 40 by 40 basis points to 4.40% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility rate stands adjusted to 4.15% and the marginal standing facility rate and bank rate to 4.65%. The MPC also decided to unanimously remain accommodative while focusing on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. It has been decided to increase the cash reserve ratio, CRR, by 50 basis points, that is 50 basis points to 4.5% of net demand and time liabilities, that is NDTL, effective from the fortnight beginning 21st May 2022. साथ साथ आरबीआई गवर्नर ने यह भी तफसील से बताया कि आरबीआई के रेट बढ़ाने के पीछे आखिर सोच क्या रही है। In these circumstances, it is necessary for monetary policy to focus on withdrawal of accommodation. It may be recalled that in response to the pandemic, monetary policy had shifted gears to an ultra-accommodative mode with a large reduction of 75 basis points in the repo rate on March 27, 2020, followed by another reduction of 40 basis points on 22nd May 2020. Accordingly,
The decision of the MPC today to raise policy repo rate by 40 basis points to 4.4%, 4.40%, may be seen as a reversal of the rate action of May 22, 2020, in keeping with the announced stance of withdrawal of accommodation set out in April 2022. So in other words, in last month we had set out a stance of withdrawal of accommodation, and today's decision should be seen as a continuation of that announcement. ठीक है, तो ये आपने सुना आरबीआई गवर्नर को बता रहे थे क्या कारण है, क्यों ऐसा किया और क्या अभी तक का पिछले 2 साल में एक्शन रहा था और उसके ऊपर अब किस तरह का एक्शन आरबीआई ले रहा है। चलिए थोड़ा और विस्तार से समझना जरूरी होगा क्योंकि काफी कुछ हो रहा है यहाँ पर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय, साथ ही होंगे एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट स्वागत भट्टाचार्य और हमारी सहयोगी दीपाली राणा। तो लक्ष्मण, पहले तो आप बताइए कि देखिए एक महंगाई का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा था, चाहे पेट्रोल डीजल के भाव हो, कमोडिटीज के दाम हो, कोई भी चीज ऐसी बची नहीं थी जहां पर महंगाई का प्रेशर नहीं था। सरकार के ऊपर भी दबाव था। हालांकि अब ये थोड़ा सा था कि कब तक दरें बढ़ेगी, क्या अपनी पॉलिसी में बढ़ाएंगे, लेकिन आज अचानक से आए शक्तिकांत साहब और उन्होंने ऐलान कर दिया, और वो भी ऑलमोस्ट आधा %, मैंने 40 बेसिस पॉइंट, एक बड़ी बढ़ोतरी होती है। ये पूरे एक्शन को कैसे समझाएंगे आप? देखिए, दरअसल इस पूरे एक्शन के पीछे वजह एक ही है, वो है महंगाई। कोरोना के बाद, कोरोना के दौरान जब अर्थव्यवस्था की रफ्तार बिल्कुल सुस्त पड़ गई थी, औद्योगिक रफ्तार बिल्कुल थम सी गई थी, उसके बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि औद्योगिक रफ्तार को पटरी पर लाया जाए। तो वो औद्योगिक रफ्तार पटरी पर आना शुरू हो गया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के फिगर देखें, जीडीपी के आंकड़े देखें, तो वहाँ पर एक राहत की खबर देखने को मिली। लेकिन इस बीच महंगाई की चिंता बढ़ती जा रही थी। लेकिन जैसा कि हम बार बार देख रहे थे कि सरकार और आरबीआई के बीच में एक बेहतर तालमेल था, दोनों की तरफ से फोकस था कि ग्रोथ को बढ़ावा देना है, लेकिन महंगाई को एक सीमा में रखना भी आरबीआई के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को कोशिश की आरबीआई ने कि सीमा में रखा जाए, लेकिन काफी हद तक ग्रोथ को प्राथमिकता देती जाती रही। लेकिन पिछले दिनों जो आंकड़े आए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय यूक्रेन वॉर की वजह से कहें, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, फर्टिलाइजर की कीमतों में बढ़ोतरी हुई, खाने पीने के सामान के दामों में बढ़ोतरी हुई, और मार्च में जो आंकड़े आए, दरअसल आरबीआई की पिछली जो पॉलिसी थी उसके बाद मार्च में महंगाई दर के आंकड़े आए थे और WPI 14.55% चला गया था, जो कि 4 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर था। उसके बाद हेडलाइन इन्फ्लेशन 6.95% पर चला गया था, जबकि आरबीआई का जो टारगेट है वो 2% से लेकर 6% के बीच का था। और साथ ही साथ आरबीआई ने पिछली बार कहा भी था कि नए कारोबारी साल जो अभी शुरू हुआ है उसमें इन्फ्लेशन जो है 4.5 के टारगेट के मुकाबले अब 5.7 रहने वाला है। तो आरबीआई के टारगेट से जब बाहर निकलता हुआ दिख रहा था महंगाई दर का आंकड़ा, महंगाई का ग्राफ, तो आरबीआई ने जल्दीबाजी में, ये आनंद फान में, जल्दीबाजी नहीं कहना सही होगा, आनंद फान में कदम उठाया और 2 तारीख को और 4 तारीख को एमपीसी की बैठक हुई। ये बैठक शेड्यूल्ड बैठक नहीं थी, अचानक से बैठक बुलाई गई और ये फैसला लिया गया कि हम इसको महंगाई पर काबू पाना है, और इस तरह से सरकार आरबीआई ने दरें बढ़ाने का फैसला लिया है। और जैसा कि आरबीआई गवर्नर ने कहा भी कि आने वाले दिनों में भी कोशिश यही होगी कि काफ़ी संभल कदम उठाया जाए, लेकिन महंगाई को काबू में रखना एक बड़ी चुनौती होगी। तो अब काफ़ी हद तक निर्भर ये करता है कि अंतर्राष्ट्रीय माहौल कैसा होता है। उसके बाद जब 8 जून को अगला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होगी, तब वहाँ पे देख सकते हैं कि आगे आरबीआई का कदम क्या होगा, ये काफ़ी अहम होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब 8 तारीख को क्या होगा, सबके दिमाग में यही प्रश्न आ रहा है। चीफ इकोनॉमिस्ट एक्सिस बैंक स्वागत भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आपका। देखिए, आज तो जो होना था वो हो गया, बाजार को भी तेज झटका लगा, कई लोगों के लिए सरप्राइज के तौर पर आया, लेकिन अब बड़ा सवाल यही कि क्या ये एकमात्र अकेला झटका या आगे ऐसे कई और बड़े छोटे झटके अब लगते रहेंगे? नहीं, तो ये तो अभी बिल्कुल सर्टन हो गया है कि ये पहला कदम है, उसके आगे भी बढ़ता जाएगा। जैसे ये बिल्कुल फेड, आज रात को जो फेड के डिसीजंस आने वाले हैं, उनकी बिल्कुल रेप्लिका दिख रही है यहाँ पे। तो कि पहले फ्रंट लोड कीजिए जितने रेट हाइक्स हैं, फिर उसके आगे चलते देखेंगे कि डेटा कैसा है, महंगाई कैसे बढ़ रही है, ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट है, ये देख के फिर आगे चलता रहेगा। लेकिन अभी ऑलमोस्ट सर्टन है कि अगले जून की जो उनकी एमपीसी की जो पॉलिसी है, वहां में भी एक और 25-30 बेसिस पॉइंट का हाइक होगा। तो वो करते जाएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें कि जो आपके संवाददाता जो कह रहे थे कि आज क्यों, माने ये सडनली क्या हुआ है, क्योंकि अभी तक ये मार्केट्स के लिए सरप्राइज था
जो पिछले अप्रैल महीने की जो पॉलिसी थी और आज ये 1 महीने में ऐसा कुछ चेंज नहीं आया है कि ये सडनली ये पॉलिसी करना पड़े। तो ये क्या चीज़ है उनके अंदाजे में, उनके जो इनसाइड इंफॉर्मेशन है वो क्या है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर हो गया है कि ये पिछले क्वार्टर Q4 FY22 के वहाँ पे 6% प्लस इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन रहा है और अगले 2 क्वार्टर में भी मिनिमम 6% के ऊपर रहेगा। तो ये 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर की जो उनकी जो MPC की जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, ये 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर यदि 6% के ऊपर रहे तो उनको पार्लियामेंट पे चिट्ठी लिखना पड़ता है। तो ये एक माने तो स्वागत, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि अब जिस तरह का इन्फ्लेशन है वो मतलब सप्लाई साइड पे उसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आप शायद ये ब्याज दर बढ़ा के भी कंट्रोल ना कर पाएंगे। तो क्या आरबीआई को वो हासिल हो पाएगा या फिर उनके पास इसके अलावा कोई चारा होता नहीं है? एक तो चारा है जो उनके लिए भी सेंट्रल बैंक जो कहते हैं कि बिहाइंड द कर्व है। मेरे को लगता नहीं है कि वो बिहाइंड द कर्व थे, क्योंकि पहले से अकोमोडेशन तो कम कर दिया है। उस पर मैं बाद में आऊंगा ये अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंड में। अकोमोडेशन तो कम कर दिया था ऑलरेडी पहले, लेकिन मेरा अंदाजा है कि ये मैंने अब सप्लाई का इशू नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि यदि 2.5 साल लगातार यदि कोर इन्फ्लेशन, जो नॉन फूड नॉन फ्यूल इन्फ्लेशन जो कहते हैं कोर इन्फ्लेशन, वो यदि 5.5-6 के आसपास लगा हुआ है, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ डिमांड की कुछ ना कुछ फैसेट तो है ही है कि खाली ये सप्लाई शॉक, क्योंकि सप्लाई शॉक होता है तो इतना लंबा नहीं होता है। अगर 6 महीने हुआ, 1 साल हुआ, लेकिन अब नाउ कुछ डिमांड हो गया, उसके ऊपर नाउ फूड इन्फ्लेशन को छोड़ के अभी हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि जो कंपनीज हैं वो अपने जो इनपुट कॉस्ट है, बहुत हाई प्रेशर आया इनपुट कॉस्ट पे, वो अब धीरे धीरे एंड यूजर कंज्यूमर्स को पास ऑन करेंगे। तो ये भी एक और अंदाजा है कि एग्रीगेट डिमांड सिस्टम में तगड़ा है, मैंने बहुत मॉडरेट, बहुत वीक नहीं है। लेकिन ये बोल के कि जो जिस तरीके से ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स, G10 सेंट्रल बैंक्स जिस तरीके से अपने रेट्स बढ़ा रहे हैं, बराबर ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन आने वाला है, एक्सपोर्ट्स के स्लो डाउन दिख रहे हैं, तो दैट विल आल्सो एक धीरे धीरे वो इंडिया में वो ग्लोबल स्पिलओवर्स जो कहते हैं, राइट। अब ऐसे में सबसे बड़ी चिंता हो जाती है कि आपके कर्ज का क्या होगा। या तो आप लोन लेने का सोच रहे थे, उसका क्या होगा, या मौजूदा लोन का क्या होगा। हमारे साथ है हमारी संवाददाता सहयोगी दीपाली राणा। तो दीपाली, पहला सवाल तो यही उठता है कि अब रेपो रेट बढ़ गया है, सीधा सीधा क्या इसका यह मतलब है कि आपके लोन महंगे हो जाने वाले हैं? दरअसल जब रेपो रेट 4% था तब बैंक 2.5% का मार्जिन रखकर अंडर 50 लाख जो लोन था वो 6.5% की दर पर लेंड कर रहे हैं। वहीं 50 लाख एंड अबव का जो लोन था वो 7.25% के रेट पर लेंड किया गया था। यानी एक तरफ 2.5% का मार्जिन, दूसरी तरफ 3.25% का मार्जिन। अब क्योंकि 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है तो हमने 3 बड़े बैंक से बातचीत की और 2 बातें हमें पता लगी। पहला तो ये कि अभी बैंक्स डिसाइड करेंगे कि क्या वो एज इट इज इसको पास ऑन कर देंगे 40 बेसिस पॉइंट, या फिर जो मार्जिन लेकर चलते हैं उसमें थोड़ी सी कमी करेंगे। फॉर इंस्टेंस, जहां अंडर 50 लाख लोन के लिए 2.5% का मार्जिन है उसको घटाकर 2% या 2.25% कर दें तो थोड़ा सा मार्जिनल पास ऑन वो कंज्यूमर्स को करें। दूसरी चीज ये, इस पर बैंक अभी डिसीजन लेंगे। दूसरा पहलू ये है कि कई 2 बैंकर्स ने हमें ये इंडिकेशन दिया कि जो भी दरों में बदलाव होगा वो 1 जुलाई ऑनवर्ड्स होगा। और जैसे कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जून की पॉलिसी में भी एक रेट हाइक हो सकता है, तो फिर ये मान के चलिए कि फॉर श्योर जो EMI का बोझ है वो कंज्यूमर्स पर बढ़ने वाला है। तो 40 बेसिस पॉइंट में कितना बैंक्स पास ऑन करेंगे ये देखना होगा, लेकिन हाँ, EMI का बोझ बढ़ सकता है, इसके पूरे चांसेस हैं। दीपाली, जो उदाहरण हमें दे रही थी वो होम लोन के हिसाब से दे रही थी, अभी के 6.5% पे ज्यादातर बैंक्स के होम लोन आ रहे हैं। दीपाली, अगर हम ये फर्ज कर ही लें कि जो 4% या 40 बेसिस पॉइंट का 0.4% का जो पास ऑन है वो बैंक आगे बढ़ा ही देते हैं, तो कोई कैलकुलेशन से, उदाहरण से आप हमें बता सकते हैं कि एक आम ग्राहक की EMI या होम लोन की EMI कितनी महंगी हो जाएगी? तो 2 सिनेरियोज हम लेकर चलते हैं, 2 ऐसे टेन्योर और 2 ऐसे लोन के अमाउंट जिसमें सबसे ज्यादा लेंडिंग होती है। पहला सिनेरियो ये है कि अगर आपने 30 लाख का लोन लिया हुआ है, आपकी अवधि 10 साल की है, तो आपको ये लोन मिला होगा, 6.5% की आपकी अभी मौजूदा दर होगी। अगर एज इट इज पास ऑन होता है तो आपकी जो ब्याज दर हो जाएगी वो 6.5% से बढ़कर 6.9% हो जाएगी। तो जो अभी आपकी EMI जाती है इस टेन्योर पर, इस अमाउंट पर, वो 34,064 रुपए जाती है। ये सीधे बढ़कर
34,678 हो जाएगी। तो यानी आप मान के ये चलिए कि 614 रुपए की बढ़ोतरी आपकी ईएमआई अमाउंट में होगी अगर आपने 30 लाख का लोन लिया हुआ है और 40 बेसिस पॉइंट एज इट इज पास ऑन होता है। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। मान के चलिए आपके पास 50 लाख का लोन है, 20 साल की आपकी अवधि है, तो जो आपकी मौजूदा दर होगी वो लगभग 6.75% के आसपास की होगी। 40 बेसिस पॉइंट एज इट इज बढ़ता है तो जो बढ़ी हुई ब्याज दर हो जाएगी वो 7.15% हो जाएगी। यानी जो मौजूदा ईएमआई है वो 38,018 रुपए की है और ये बढ़कर 39,216 की हो जाएगी। तो एक अंदाजा ये लगा सकते हैं कि ऑलमोस्ट 1200 रुपए की बढ़ोतरी आपकी ईएमआई में हो जाएगी। तो ये दो हमने ऐसे सिनेरियोज लिए हैं जिसमें सबसे ज्यादा लेंडिंग होती है। हम ये मान के चल रहे हैं कि एज इट इज 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होती है तो ईएमआई का जो बोझ है वो 600 रुपए से लेकर 1200 रुपए तक बढ़ सकता है और ये प्योरली होम लोन पर हमने कैलकुलेशन की है। तो एक अंदाजा है जिससे आप एक लगा सकते हैं कि जो सस्ते लोन के दिन है, होम लोन क्योंकि इस समय काफी ज्यादा चर्चा में है, बहुत बैंकों ने उस पर रेट घटा रखे हैं, तो यहां पर कैलकुलेशन उस हिसाब से, लेकिन आपके ईएमआई बढ़ने वाले हो। जैसा स्वागतदा बता रहे हैं कि ये तो शुरुआती चीज है, अब आगे और भी पॉलिसी अनाउंसमेंट आएंगे जिसमें हमको ये साइकिल ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी। तो आपके रेट यानी होम लोन की ईएमआई या किसी भी लोन की, रिटेल लोन की ईएमआई बढ़ना तो तय है, अब वो कितनी बढ़ेगी, बैंक कितना पास ऑन करते हैं वो थोड़ा सा देखना होगा आगे, क्योंकि बैंक का भी इस समय जो कर्ज बांटने का जो रेट है वो काफी बढ़िया है, शायद उसे हैम्पर ना करना चाहे, लेकिन ये सारी बातें भविष्य के गर्त में है। लेकिन यहां ये बात सत्य है सामने कि आपका कर्ज यहां से महंगा होने का सिलसिला अब शुरू हो गया, सस्ते कर्ज के दिन अब लद रहे। बहुत शुक्रिया आपका स्वागतदा, लक्ष्मणदा और दीपाली, ये सारी बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को ये सब कुछ समझाने के लिए। तो बड़ी खबर यही कि आज बैंक्स के जो आरबीआई ने जो रेट होते हैं उनके रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट और सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट यानी करीब ½ की बढ़ोतरी कर दी। और आज महंगाई की टेंशन और आरबीआई के इस एक्शन पे और विस्तार से बातचीत होने जा रही है आवाज अड्डा में। तो 7:57 पर जरूर जुड़िएगा हमारे साथ, क्योंकि पूरा डिटेल 1 घंटे तक पूरी डिटेल की बातचीत हम वहां आपके साथ करते हुए नजर आएंगे। चलिए हम यहां से आगे पढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि आज बाजार में क्या हुआ। और तय था बढ़ी हुई ब्याज दरों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया। वैसे तो मूड सुबह से ही बिगड़ गया था, जब से अनाउंसमेंट हुआ कि गवर्नर साहब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अंदाजा लग गया था बाजार को कि कुछ अच्छा नहीं होगा या कुछ ऐसा अनाउंसमेंट आएगा, लेकिन फिलहाल अनाउंसमेंट आया, मार और बढ़ी। निफ्टी 2 महीने के सबसे बड़े इंट्राडे गिरावट का शिकार हुआ। सेंसेक्स 1307 तो निफ्टी करीब 400 पॉइंट टूट गया। बाजार का पूरा एक्शन हमारे साथ हैं अब सुमित, वो हमें समझाएंगे। तो सुमित, कारण तो अब ऑब्वियसली सबको पता है, अब फिर इसके बाद जो कुछ हुआ वो एक्शन कहां था? देखिए, कुछ हद तक उम्मीद लग रही थी कि शायद नहीं हो इतना डैमेज, लेकिन जैसे ही 40 बेसिस पॉइंट का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद मार्केट ने स्टीपली रिएक्ट किया और तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी 100 डीएमए के नीचे भी मूव करता हुआ दिखाई पड़ा। एक एक करके पहले स्टॉक लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पे, जहां पे कुछ रिस्पाइट था और जहां तेज बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। ओएनजीसी 3.5% चला। ब्रिटानिया में नंबर्स का इंपैक्ट था, 3.5% चढ़ा। पावर ग्रिड और एनटीपीसी जहां पर खरीदारी देखने को मिली, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ फ्लैट टू पॉजिटिव साइड। मेजरली पीएसयूज में कुछ हद तक बाइंग थी। बिकवाली थी आज अपोलो हॉस्पिटल में 4000 के जोन्स के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। अदानी पोर्ट में 5% की बिकवाली। हिंडाल्को और टाइटन कुछ और ऐसे नाम जहां पर तेज बिकवाली थी। नंबर्स का रिएक्शन टाइटन में आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में पेट्रोनेट एलएनजी खरीदारी में, गुजरात गैस खरीदारी में, एचएल में खरीदारी थी और आखिरी तक आते आते ट्रेंड हरे निशान से लाल निशान में पहुंच गया। लेकिन यहां पर भी पीएसयू बास्केट के अंदर एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। मिड कैप लूजर्स में आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट दिखाई पड़ेगा जहां पर तेज बिकवाली थी। वोल्टास नंबर से पहले करीब 6% टूटा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 5% और अशोक लेलैंड भी करीब 4.5%। तो इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस जो कि तेज बिकवाली के साथ आज बंद हुआ। एफ&ओ बढ़ने वालों में रेन इंडस्ट्रीज का नाम शुमार था। ओएनजीसी, ब्रिटानिया, पेट्रोनेट जहां पर कुछ हद तक खरीदारी थी। एफ&ओ के टूटने वाले शेयरों की बात की जाए तो एपीएल लिमिटेड, इसके अलावा इन्फो एज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और अपोलो हॉस्पिटल कुछ ऐसे नाम जहां पर तेज बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। बैंकिंग में प्रेशर था बैंक ऑफ बड़ौदा में, इंडसइंड बैंक में, एचडीएफसी बैंक में, बंधन बैंक में और इसके अलावा मेटल में आज बिकवाली थी हिंडाल्को में, नाल्को में, एपीएल, अपोलो में और वेदांता में जहां पर तेज प्रेशर देखने को मिला। इंटरेस्ट सेंसिटिव का लास्ट रियल स्टेट जहां पर सनटेक, इंडिया बुल्स, डीएलएफ, शोभा, इन सब में 3 से लेकर 5.5% तक का फॉल आता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजर कार्नेज इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस के अंदर और साथ साथ मेटल जो कि आज कल्प्रिट के तौर पे दिखाई पड़ेंगे आज आपकी बिकवाली में। जी, तो आज बाजार चारों खाने चित आरबीआई के एक्शन से और यहां पर हमने देखा कि इंट्राडे में एक बहुत बड़ी गिरावट आते और फिर किस किस पे मार पड़ी वो हमें सुमित बताया। बहुत शुक्रिया सुमित इस मार्केट अपडेट के लिए।
तो LIC के IPO की भी बात कर ली जाए। लगे हाथ LIC के IPO को अच्छा रिस्पांस मिला है। पॉलिसी होल्डर्स का कोटा पूरी तरह से भर चुका है। वहीं अब तक 54% सब्सक्राइब हुआ है। एंकर इन्वेस्टर्स से इसने अब तक 5,600 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। चलिए यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ राजनीतिक खबरें। खाने पीने के पैकेट्स के ऊपर जल्दी हेल्थ स्टार रेटिंग आने वाली है। बाजार में बिक रहे पैकेज फूड के लिए सरकार ने फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग के नियम बनाए हैं। IIM अहमदाबाद के रिसर्च के आधार पर फसाई फूड पैकेट्स पर हेल्थ स्टार रेटिंग देगी, लेकिन इस नए सिस्टम में जंक फूड को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। तो हेल्थ स्टार रेटिंग और जंक फूड के इसी कनेक्शन को सुलझाएंगे आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। जंक फूड स्टार रेटिंग आखिर क्यों? तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन यहां पर आज बड़े अनाउंसमेंट आए RBI की तरफ से। रेपो रेट में बदलाव हुआ है। आपका कर्ज महंगा होने जा रहा है। दिन भर CNBC आवाज पर एक कवरेज आपके लिए लगातार चलती रहेगी और डिटेल में आपको समझाएंगे कि RBI के इस एक्शन का आप पर क्या असर पड़ेगा और